तो हम बात करते हैं बेटा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की। जैसे कि दूसरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, सी सी प्लस प्लस जावा, सब में आपके पास देखा होगा किसी भी टेस्ट कंडीशन के बेस पे आपका एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, इसको अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी सी प्लस प्लस जावा जिसमें आप फेमिलियर हैं, उनमें आपने देखा होगा हमारे पास होता है इफ एल्स, ऐसे करके हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट डिफरेंट होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, जिसमें आप करते क्या हो, किसी भी टेस्ट एक्सप्रेशन के बेस पे एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हो। मतलब if the test condition is true then the whole block is executed, otherwise the complete block is skipped out। तो हम अगर पाइथन की बात करें बेटा, तो पाइथन में भी हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन कैसे सपोर्ट करता है, कौन कौन से डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपने पहले से सीख रखी है जैसे कि सी सी प्लस प्लस जावा, उनके कंपैरिजन में इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वैरायटीज हैं, क्या इनहैंसमेंट है, या आप ऐसा भी देख सकते हो कि कुछ ड्रॉबैक है क्या या इनहैंसमेंट है। तो ये सारी चीजें बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इफ स्टेटमेंट, यहां इंडेंटेशन का एक कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, देन यहां देखो इफ एल्स नहीं है जो सी सी प्लस जावा में आप पढ़ते थे इफ एल्स, वो यहां पास होता है एलएफ, ELIF, एल्सिफ का ही पार्ट एल्सिफ जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन यहां हम लिखते हैं ELIF, एलएफ। ठीक है, तो एक एक चीज को हम आज डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंपल से मतलब ये हुआ कि आप कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, डिपेंडिंग, जो किस पे डिपेंड करता है, किसी बूलियन कंडीशन पे या बूलियन कंस्ट्रेंट्स पे। जैसे सपोज दैट मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर मैंने बोला इफ, और इफ के बाद मैंने बोला a ग्रेटर देन 0, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है, और उसके कुछ लाइंस हैं, ठीक है, सी सी प्लस प्लस जावा में आपने देखा होगा यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है। अगर एक से ज्यादा लाइन एग्जीक्यूट कराना चाहते हो इस पर्टिकुलर इफ कंडीशन के बेस पे, तो होता क्या था बेटा, अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप कर जाएगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म होने से पहले उसका कंडीशन, जो भी बूलियन कंडीशंस होते हैं, ये वाले इसका रिजल्ट क्या आएगा, आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स आएगा। तो बूलियन जो भी कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसके इवैल्यूएशन पे बेस्ड होता है। मतलब जो एक कंस्ट्रेंट होगा, अगर ये ट्रू होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कंडीशनल स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन पाइथन perform different computation or actions depending on whether a specific boolean constraints evaluates to true or false। ठीक है बेटा, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमारे पास जो पाइथन में सपोर्ट आपको मिलता है, वो आपको टोटल 4 कंडीशनल स्टेटमेंट के सपोर्ट्स हैं। एक है आपका इफ, दूसरा है इफ एल्स, जो कि इन जनरल आपने सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है। तीसरा भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा की बात करें तो वहां आप वहां पढ़ते थे इफ, देन होता था एल्स इफ, और फिर होता था एल्स। यहां इस एल्सिफ के जगह बोलते हैं हम एलिफ। ठीक है, नेस्टिंग मतलब इफ के अंदर ये इफ यूज कर लें, या इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज कर लें, या इफ एल्स इफ एल्स के अंदर नेस्टिंग कर लें, तो आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक एक कंडीशनल स्टेटमेंट को हम आराम से डिस्कस करते हैं बेटा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इफ स्टेटमेंट की बात करें, तो इफ स्टेटमेंट पाइथन का सिमिलर ही बिहेव करता है जैसा कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपने पढ़ी हुई हैं, या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जनरल जो हैं, जैसे जावा, सी सी प्लस प्लस, उनमें जैसा इफ का बिहेवियर होता है वैसा इफ का बिहेवियर यहां ही होता है, यहां मतलब पाइथन में भी होता है। ठीक है, सिंपल अगर अपन इफ की बात करें तो क्या करता है, जो भी आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो इफ का पार्ट है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी आप समझो कि इफ के बाद मुझे मल्टीपल लाइंस एग्जीक्यूट कराने हैं, बहुत सारे ढेर सारी लाइन है या केवल एक लाइन है, तो बट ऑब्वियस है अगर इसका जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा या जो टेस्ट का कंस्ट्रेंट होगा, अगर ये टेस्ट कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होता है, रिटर्न ट्रू करता है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है।
ठीक है, या अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसका मतलब जो इफ स्टेटमेंट है वो डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है इसका टेस्ट एक्सप्रेशन। डिसाइडिंग फैक्टर क्या करेगा, अगर ट्रू होगा तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। अब इसके अगर अपन सिंटेक्स की बात करें तो देखो, सिंटेक्स जो पुरानी लैंग्वेज, मैं आपको बार बार पुरानी लैंग्वेज का मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि आप कंफर्टेबल हो सी प्लस प्लस जावा में। तो अगर आपने सी का सिंटेक्स देखा होगा, सी प्लस प्लस का देखा होगा या जावा का देखा होगा, तो दो लगभग में सबके सिंटेक्स सेम थे, एक जैसे थे। यहां डिफरेंस है। तो मैं आपको सी प्लस प्लस और जावा की बात करता हूं। तो अगर आपने देखा होगा, यहां होता था टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, इफ के बाद यहां आप लगाते थे टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर यहां कर्ली ब्रेसेस ओपन होता था, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता था। ठीक है, अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये टेस्ट कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो आपके ओपन और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा, जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर सिंगल लाइन होता था तो याद करो, इफ का स्टेटमेंट ऐसा होता था और आपको सिंगल लाइन में कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जस्ट नीचे वाली लाइन को कंपाइलर, जो वहां सी प्लस जावा का कंपाइलर होता था, वो क्या मानता था कि ये ट्रू है। ठीक है, मतलब जस्ट नीचे वाली लाइन को कंपाइलर मानता था कि ये इफ का पार्ट है, ट्रू का मतलब इफ का पार्ट है, लेकिन उसके जस्ट बाद वाली लाइन को कंपाइलर मानेगा पूरे प्रोग्राम का पार्ट है, वो इफ के बेस पे नहीं है। मतलब इफ ट्रू हो फॉल्स हो उससे मतलब नहीं है, ये वाला लाइन तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इफ पे डिपेंडेंट हो ये दोनों लाइन, तो आपको बट ऑब्वियसली कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी होता था। ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट थे सिंपल, जो आप सी प्लस प्लस जावा में करते थे। बेटा यहां ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस मतलब कंसेप्ट वाइज डिफरेंट नहीं है, इनके तरीके सिंटेक्स में डिफरेंट है। सिंटेक्स क्या बोलता है समझते हैं। तो बेटा अगर पाइथन के सिंटेक्स की बात करें तो इफ, ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब आपका वही टेस्ट कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, तो दैट इज टेस्ट कंडीशन और टेस्ट एक्सप्रेशन लाइक इन सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है, अगर बेटा ये सही होता है, उसके बाद देखो ये कोलन लगा हुआ है, ये इसका सिंटेक्स है। उसके बाद देखोगे ना तो क्या करना पड़ता है आपको, जितनी भी लाइन अगर इस इफ की बनानी है, जितनी भी लाइन इफ की बनानी है, तो अगर यहां आपका कर्सर है तो इस कर्सर से एक टैब दो, एक टैब के बाद आगे बढ़ जाना है, मतलब यहां से आपका स्टेटमेंट चालू होगा। अब जितने भी स्टेटमेंट एक टैब के बाद चालू होंगे, एक टैब के बाद चालू होंगे, वो सारे के सारे स्टेटमेंट इफ का पार्ट होगा। अगर मान लो यहां से आपने कोई स्टेटमेंट चालू कर दिया, समझना मेरी बात को, अगर यहां से स्टेटमेंट चालू किया तो इसका मतलब वो इसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब यहां आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बाउंड्री बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इंडेंटेशन यूज करना है। इंडेंटेशन का मतलब हुआ व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेस का मतलब अप्रोक्सीमेटली, हर कंपाइलर की बात करें तो वन टैब, एक टैब की बात कर रहे हैं। मतलब इफ एक्सप्रेशन आपने कोलन दिया तो ये आपका इफ एक्सप्रेशन हो गया। अब जहां से इफ चालू है वहां से एक टैब देके आप सारे के सारे स्टेटमेंट लिखते जाओ, तो एक जो टैब है वो टैब कहलाता है वन इंडेंटेशन या एक व्हाइट स्पेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एक्सप्रेशन होंगे एक टैब से देना पड़ेगा, जो कि आप इफ का पार्ट देना चाहते हो। अगर एक लाइन भी देना चाहते हो तो एक टैब देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लाइन में, तब उसको इफ का पार्ट समझेगा, अदरवाइज उसको पूरे प्रोग्राम का पार्ट समझेगा। तो यहां कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, और इनफैक्ट अगर आप कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हैं तो सिंटेक्स एरर है, ध्यान रखिएगा बेटा। और कोलन देना कंपलसरी है, कोलन के बाद आपको एक टैब देना है हर स्टेटमेंट में, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट इफ का पार्ट है। तो इसलिए देखो, ये मान लो ये टैब है, ये पूरे के पूरे और फिर सारे स्टेटमेंट है, तो ये जो जितने भी स्टेटमेंट एन तक मैंने लिखे हैं वो इफ का पार्ट है। इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट कहना चाहिए एक्सप्रेशन, जो टेस्ट कंडीशन है या जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू होता है तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये फॉल्स होता है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर और नॉट? बोलना है बेटा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? मैं इसको एक रन करके बताऊंगा, लेकिन आप समझ लेना कि आप जो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ोगे या लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट की बात करोगे, सब में कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं होगी, पाइथन में इंडेंटेशन की जरूरत होगी। अगर वाइल का पार्ट है तो वाइल जहां से चालू हुआ उससे एक इंडेंट या एक टैब आगे बढ़ना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट उसका बनाने के लिए, अदरवाइज
कंपाइलर उसको अपने प्रोग्राम का पार्ट मानेगा, तो आपके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में दिक्कत आएगी, क्योंकि सिंटैक्स एरर नहीं है। हो सकता है आप बनाना चाहते हो उसको अपने प्रोग्राम का पार्ट, तो उसको कंपाइलर, तो ये जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो अपने प्रोग्राम का पार्ट मान लेगा। समझना, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, लेकिन आप जो प्रिंट कराना चाहते हो वो प्रिंट नहीं होगा। ये आपको मैं क्लियर करूंगा एक एक आगे के स्लाइड में। समझते हैं बच्चे? देखो मैंने जो बताई पूरी चीज, वही पहली पॉइंट ये है कि हाँ बेटा, करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोड का ब्लॉक बताना है, कोड का स्कोप बताना है, तो इंडेंटेशन यूज करेंगे। इंडेंटेशन मतलब वन टैब का स्पेस हर जगह। जितनी भी लाइन को आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक का पार्ट बनाना चाहते हो, वो पार्ट आपका वन टैब पे होगा। ठीक है। एक चीज और बेटा, अगर मान लो हमने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, समझना मेरी बात को, या चलो मैं भी आगे बताऊंगा पॉइंट्स के बाद। तो पहला पॉइंट तो मुझे ये समझ में आ गया कि आपका जो यहां ब्लॉक है, आप बताना चाहते हो कि इसके कितने लाइन है जो इफ पे डिपेंडेंट है, या इफ के ट्रू होने पे कौन कौन से लाइन एग्जीक्यूट होने चाहिए, या इसके फॉल्स होने पे लाइन कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ब्लॉक अगर आपको बताना है तो यहां कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज ना लगाते हुए आप यूज करते हैं इंडेंटेशन की। ठीक है। देन तो a code block start with indentation and end with the first unindented line। खत्म कहां मानेगा? जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो उसको कंप्लीट कहां मानेगा? कंप्लीट तब मानेगा जब लाइन की इंडेंटेशन खत्म हो जाएगी, स्पेसिंग खत्म होना चालू हो जाएगा, तो समझ जाएगा पाइथन का इंटरप्रेटर कि जो पहले वाले इफ का जो पार्ट था केवल यहीं तक था, इसके बाद कुछ दूसरा ब्लॉक है या सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंप्लीट प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ इंडेंटेशन इज अप टू द प्रोग्रामर, लेकिन ध्यान रखना इंडेंटेशन का रूल मैंने सिंपल बता दिया, सब में कॉमन होना चाहिए। पता चला आपने दो दो टैब ले लिए, दो दो स्पेस ले लिए, तो सब में लेना, अदरवाइज फिर एरर देगा। इसलिए बेटर है वन टैब का स्पेस लो, खत्म। उसके अंदर अगर आप नेस्टिंग कर रहे हो, उसके अंदर दो टैब ले लो, तो ऑटोमेटिकली पहले वाले में वन टैब हो जाएगा, दूसरे वाले में वन टैब हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है। The colon after if condition is important and it is the part of the syntax, तो इसको रखना ही है, कोलन तो रखना ही रखना है। पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, कंडीशन के बेस पर डिपेंड करेगा। कोलन तो आपको रखना पड़ेगा, सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है। अब इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन का सिंपल मतलब हुआ बेटा व्हाइट स्पेस। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों है, आपको पाइथन के इंटरप्रेटर को बताना है कि आपको रीडिंग कहां से चालू करनी है और कहां तक करनी है किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। ठीक है। तो जैसे हम किसी बुक को अगर पढ़ना चालू करते हैं और कहां से लेकर कहां तक चालू करते हैं, तो आपने देखा होगा मार्कर हम लगा देते हैं कि अब मैं आगे से पढ़ूंगा तो यहां से मार्क हो जाएगा। वैसे ही पाइथन क्या करता है, इंडेंटेशन को एज अ मार्कर समझता है। एज अ मार्कर समझता है मतलब वो आपको बताना पड़ता है कि मुझे चालू कहां से करना है इसका ब्लॉक को और कहां पे कंप्लीट करना है, इसलिए हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। ठीक है। अगर आपने इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं लगाया तो इंडेंटेशन एरर आएगा सिंटैक्स एरर के टर्म में। ठीक है। जैसे कि देखो, अगर अपन बात करें, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए, अब मैंने बोला इफ कंडीशन, फिर इफ कंडीशन दे दिया। अब देखो इफ का जो एक कंडीशन था उसका देखो एक टैब दिया तो अगला इफ का कंडीशन आया। अब इसके अंदर कोई स्टेटमेंट देना चाहता हूं तो देखो स्टेटमेंट के लिए फिर एक टैब ले लिया, मतलब दो टैब ले लिया। फिर एल्स जो है इस इफ का है, इस इफ का एल्स है, तो देखो इसके पैरेलल चल रहा है, लेकिन इसका स्टेटमेंट इसके पैरेलल चल रहा है क्योंकि ये दोनों एक ही ब्लॉक के पार्ट हैं। अगर इस इफ के बाद मुझे पूरे प्रोग्राम का पार्ट बनाना है तो देखो मेरा इंडेंटेशन चेंज हो गया, मैंने स्टेटमेंट वहां से चालू कर दिया। तो ध्यान रखना, इंडेंटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी बेटा। ठीक है। तो पाइथन का इंडेंटेशन सिंपल ये बताता है पाइथन के इंटरप्रेटर को कि आपका पर्टिकुलर ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे कंप्लीट हो रहा है, जो कि मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस और जावा, वो उसको डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज से। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा बेटा कि कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज ले लेते और कहीं से लिखते कहीं से बंद कर देते तो कोई तो अच्छा होता। तो ये क्या है ना, ईज ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि हम क्या पढ़ के आए हैं, सी, सी प्लस और जावा, तो हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना आसान लगता है। बट ऑब्वियस है यहां भी आपको आसान लगने लगेगा बेटा, बड़ा सिंपल सा फंडा है
जहां से इफ चालू करो उससे एक टैब के बाद स्टेटमेंट चालू करो। अगर उसके अंदर नेस्टिंग है, उसके अंदर नेस्टिंग है, तो जो उसका इफ होगा वो एक टैब पे होगा, लेकिन उसके अंदर का स्टेटमेंट दो टैब पे होगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। लेकिन ध्यान रखना, ऑल स्टेटमेंट विद द सेम डिस्टेंस टू द राइट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक ऑफ द कोड, इसीलिए सेम इंडेंटेशन शुड बी यूज्ड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? यस सर। गुड, बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इंडेंटेशन सिंपल, स्पेसेस और टैब का जो भी आप कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं वो है आपका, ठीक है। और जो क्या कहते हैं ब्लॉक जो आपके होते हैं, जो सेम ग्रुप के होते हैं, उसको हम सूट बोलते हैं, जो मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोग्राम फॉर इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। अब अगर आप देखो तो मैं एक चीज और पहले समझाऊं आपको। जो इफ कंडीशन होता है, इफ हुआ, अब मैं पाइथन के टर्म में बात करूं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, सी प्लस, जावा में ही कंसेप्ट सेम होता है, सिंटेक्स अब मैं पाइथन का यूज कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने इफ के स्टेटमेंट्स लिख दिए, जितने स्टेटमेंट्स लिखने थे। एक और इफ है, फिर एक मिनट, फिर मैंने क्या किया, एक इफ लिया, ये आपका इफ हो गया, फिर कोलन इसके स्टेटमेंट्स, फिर एक मैंने इफ लिया, फिर आप देखो तो इसका स्टेटमेंट, फिर मैंने एक और इफ लिया, ऐसे करके मल्टीपल इफ मान लो मैं लेता हूं। अब इफ की कंडीशन, इफ के कंडीशन में होता क्या है, इफ स्टेटमेंट के टर्म में होता क्या है, कंपाइल जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो पूरे के पूरे इफ को चेक करता है। मतलब इस पहले इफ को भी चेक करेगा, अगर पहले इफ का कंडीशन ट्रू है, समझना मेरी बात को, अगर पहले इफ का कंडीशन ट्रू है तो क्या बोलेगा, इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मान लो इसको भी ट्रू मान, इसका भी ट्रू आया, इसका भी एक्सप्रेशन ट्रू है, इवैल्यूएट हुआ, तो इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब अगर मान लो मेरे पास 15 इफ कंडीशंस हैं एक ही प्रोग्राम में, और 15 में से 15 पूरे के पूरे करेक्ट हैं, तो 15 के 15 प्रिंट होंगे, ध्यान रखना। इफ के केस में जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है या सी, सी प्लस प्लस, जावा का जो कंपाइलर होता है, वो सबको ट्रू मानता है, सबको चेक करता है, एक एक इफ को चेक करेगा, हर इफ को चेक करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है वो बताती है कि इफ ट्रू होते हैं, इफ की कंडीशन ट्रू होती है, मतलब किसी फॉल्स कंडीशन पे यहां बात हम करते ही नहीं है, सबको चेक करेगा। पहले वाले इफ को चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, दूसरे को भी चेक किया, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर दिया, तीसरा मान लो फॉल्स हुआ तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन चौथा फिर चेक करेगा, पांचवा फिर चेक करेगा, छठवां फिर चेक करेगा, छठवां ट्रू है प्रिंट कर देगा, फिर सेवंथ में गया फॉल्स है नहीं प्रिंट करेगा। ऐसा करके सारे इफ स्टेटमेंट को चेक करता है। तो ध्यान रखना, अगर आप ऐसी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं बेटा जिसमें आपका अगर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए तो दूसरे ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो, तो ध्यान रखना वहां इफ मत यूज करना। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, आपने अगर 15 के 15 इफ लगा दिया और एग्जीक्यूट आपको एक ही कराना था, बाकी सब फॉल्स होंगे, अगर एक सही हो जाएगा, तो इसमें तो जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है वो सबको चेक करेगा, भले ही फॉल्स है चेक तो करेगा। पाइथन के इंटरप्रेटर पे ओवरहेड तो बढ़ रहा है। वैसे ही दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे सी, सी प्लस और जावा की बात करें तो उनका कंपाइलर पूरे इफ को चेक करेगा, कोई ट्रू हो कोई या फॉल्स हो। तो जब इफ को कब यूज करना चाहिए, जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन को, आपको लगता है कि एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू हो सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कराना है, ये प्रोग्राम की अगर डिमांड है, तो आपको मल्टीपल इफ यूज करना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो ट्रू हो या फॉल्स हो, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है और दूसरे जो कंपाइलर्स है वो तो उनको इवैल्यूएट करेंगे ही करेंगे और सबको करेंगे, और जितने ट्रू होंगे उनके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएंगे, जितने फॉल्स होंगे उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा, बताते चलो मुझे, बोलो बेटा। इज दैट क्लियर? गुड। अब पहले मैं क्या करता हूं ना, तुम्हें एक प्रोग्राम बता देता हूं मैं, जिसे तुम्हें इंडेंटेशन समझ में आ जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे, मैं एक प्रोग्राम लेता हूं, सपोज दैट मैंने बोला a इक्वल टू 2 इफ a ग्रेटर देन 1
मैंने बोला प्रिंट, अब देखना ये एरर कब आएगा और एरर कब नहीं आएगा, प्रिंट ए, ठीक है। शिफ्ट एंटर करता हूं रन करने के लिए, देखो एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। अब इसी सेम प्रोग्राम को आपको मैं दिखाता हूं। पहले तो ये सिंटैक्स में दिक्कत क्या है, पहले तो यहां लगेगा कोलन, अब भी चलाओ इसको। अब देखो पहले तो सिंटैक्स में दिक्कत था, अब कोलन लगा दिया, सिंटैक्स बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बोल रहा है, एक्सपेक्ट एन इंडेंट ब्लॉक, एक इंडेंट चाहिए। अगर आप देखो इसका लाइन एक ही हो रहा है, तो बस सिंपल सी बात है, एक टैब दे दो, दे दिया मैंने। अब देखो ये समझ जाएगा कि ये इफ का पार्ट है, देखो 2 आ गया। अब अगर मैं क्या करता हूं, अब मैंने बोला प्रिंट कंप्लीटेड, समझना कंप्लीटेड। अब मैंने इसको सिर्फ एंटर किया तो देखो क्या आ रहा है, प्रिंट ए से ये समझ रहा है कि इफ का पार्ट है, और प्रिंट कंप्लीटेड आपका पूरे प्रोग्राम का है। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट लाइन तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कैसे देखो, अगर मैंने इक्वल टू 3 दिया, सपोज करो, तो 3 ग्रेटर देन 1 होता है क्या, 3 ग्रेटर देन 1 होता है, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट क्या करेगा 3, और ये तो पूरे प्रोग्राम का पार्ट है तो आपका कंप्लीटेड आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला ए इक्वल टू 0, तो 0 बोलूंगा तो ये वाली पहली कंडीशन 0 ग्रेटर देन 1 होता है क्या, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये दोनों लाइन, मतलब इसके अंदर जो एक लाइन है प्रिंट ए, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन प्रिंट कंप्लीटेड तो पूरे प्रोग्राम का पार्ट है, इसके बाद वो पूरे प्रोग्राम वाले में आएगा, तो प्रिंट कंप्लीटेड आएगा ही आएगा। रन करके देख लो, तो देखो कंप्लीटेड। अब इस समझ कब रहा है कि ये आपका इफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसकी लाइनिंग सेम है इफ जैसा। अगर मैंने इसके भी टैब दे दिए तो अब देखो आउटपुट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने 2 दिया तो कंडीशन ट्रू हो गया, 2 भी आएगा और कंप्लीटेड भी आएगा। इसका मतलब इस केस में प्रिंट जो है इस इफ का पार्ट है, और प्रिंट कंप्लीटेड भी इस इफ का पार्ट है। इज दैट क्लियर, क्लियर और नॉट, बोलो बच्चे। गुड, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब प्रोग्रामिंग समझते हैं। प्रोग्राम के लॉजिक तो बेटा सेम है जैसा आपने दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, अब आपको समझ में आता जाएगा। तो ये बस इंडेंटेशन का ध्यान रखना बेटा, और उसके अंदर अगर नेस्टिंग कर रहे हो ना तो एक इंडेंट और बढ़ा देना, टैब एक और बढ़ा देना, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मुझे इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो मैंने बोला नम इक्वल टू और इंट फंक्शन का यूज किया। यहां डायरेक्ट चाहो ना तो ईवेल का यूज कर लो, तो जिस भी टाइप का आउटपुट देना चाहते हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ इंटीजर फंक्शन यूज किया, तो बट ऑब्वियसली इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। मैंने बोला इनपुट एंटर नंबर, तो लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, वेट करेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं दे देते। मैंने मान लो 2 दिया, फिर मैंने चेक कर लिया इफ नम परसेंट 2 इक्वल टू 0, अगर नम को मैंने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर कैसा होगा, इवन। अब देखो ये कोलन लगाया और एक इंडेंट ले लिया यहां और प्रिंट नंबर इज इवन लिखा। फिर मैंने एक और लगाया इफ नम परसेंट 2 नॉट इक्वल टू 0, तो प्रिंट नंबर इज ऑड। अब ध्यान रखना बेटा, मैंने 2 बोला ना, 2% 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज इवन, आ गया। लेकिन जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा इसको भी चेक करेगा, जब चेक करेगा तो ये फॉल्स आया, अब फॉल्स आया इसलिए इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने अगर फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके प्रिंट कराऊं तो भी बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, जो वैल्यू दोगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अदरवाइज वो स्ट्रिंग में होगी बाय डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि इनपुट फंक्शन से जो भी वैल्यू आप एक्सेप्ट करते हो उसको पाइथन का इंटरप्रेटर स्ट्रिंग मानता है। तो मुझे या तो यहां एप्रोप्रिएट फंक्शन यूज करना पड़ेगा या ईवेल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो बेटा मैंने मान लो 3 दिया, नंबर में आ गया 3, इफ नम परसेंट 2 इक्वल टू 0, तो बोला 0 मतलब ये जो आपका पोजीशन स्टेटमेंट है, यहां आपने 0 बोल दिया। अब यहां आपने बोला फॉर्मेट डॉट नम, तो यहां एक वैल्यू तो होनी चाहिए, नम में वैल्यू क्या पड़ी है 2, तो यहां लिखा हुआ है 2 इज इवन, तो 2 इज इवन अगर 2 दिया होता, मैंने क्या एंटर किया 3, तो ये पहली कंडीशन फॉल्स हुई, दूसरा ट्रू हुआ, तो यहां क्या लिखा हुआ आ जाएगा इस 0th पोजीशन पे। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में ही कि फॉर्मेट से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहां एक ही वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहां एक वैल्यू ली मैंने, तो नम की वैल्यू यहां आ गई, नम कितना है 3, तो लिखा हुआ आ जाएगा 3 इज ऑड। इज दैट क्लियर, प्रोग्राम सिंपल है बेटा, क्लियर और नॉट, बोलो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इनपुट यहां फंक्शन हम इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं, और इंटीजर फंक्शन जो भी आपका इनपुट करने से जो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको स्ट्रिंग मानता है, उसको कैसा मानेगा, फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा।
या उसकी जगह eval फंक्शन यूज कर लो, तो आपको इसकी टेंशन ही नहीं होगी कि अब आप इंटीजर दे रहे हो, डेसिमल वैल्यू दे रहे हो, क्या दे रहे हो। अदरवाइज फिर डेसिमल के लिए फ्लोट यूज करना पड़ेगा, बूलियन के लिए बूल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ देयर आर मल्टीपल लाइंस इन द बॉडी ऑफ इफ, देन या तो आप क्या कहते हैं, इफ के इनसाइड ही लिख दो प्रॉपरली इंडेंट यूज करके, ये मैंने आपको बताया। अगर मल्टीपल लाइंस हैं तो प्रॉपर इंडेंट यूज करो, एक टैब सब में सारे लाइन में यूज करो और लिख दो। दूसरा, इफ के साथ ही लिखो लेकिन सेमी कॉलन से सेपरेट करके, मतलब समझो, मतलब या तो मैं ऐसा करूं, ये पहला कंडीशन ये बोलना चाह रहा है कि अगर इफ का कंडीशन है तो मैं इंडेंट दूं और जितने भी स्टेटमेंट से लिखते जाऊं। देखो ये सारे स्टेटमेंट, वन ये हो गया, टू स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट, ये फोर्थ स्टेटमेंट, ये पूरे के पूरे लिख दिया तो इफ का पार्ट हो गया। या मैं क्या करूं, इफ के साथ जाऊं और पूरे स्टेटमेंट को लिखते जाऊं सेमीकोलन के साथ एक ही लाइन में, तो भी चलेगा। दो तरीके हैं, दोनों के मैं प्रोग्राम आपको बताता हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैंने बोला बेटा a इक्वल टू 33, b इक्वल टू 200, और इफ मैंने बोला 200 इज ग्रेटर देन 33, तो आउटपुट आना चाहिए b इज ग्रेटर देन a। क्यों एरर आ रहा बेटा इसमें, इस प्रोग्राम में क्या एरर है बताओ। लॉजिकल कोई एरर तो दिख नहीं रहा, लॉजिकली तो बिल्कुल सही है, आउटपुट आना चाहिए था कि b इज ग्रेटर देन a, क्यों नहीं आ रहा है बोलो बेटा जल्दी। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, इंडेंट की वजह से। इफ के बाद यहाँ टैब, बिल्कुल टैब, टैब एक होना चाहिए, तो देखो यहाँ हाईलाइट हो रहा है इंडेंटेशन एरर। दूसरे प्रोग्राम में मैंने देखो जैसे ही इंडेंट दिया, जैसे ही मैंने उसको स्पेसिफाई किया, आउटपुट आ गया बी इज ग्रेटर देन ए। मतलब 33 और 200 में 200 इज ग्रेटर देन 33, कंडीशन इज ट्रू, तो बी इज ग्रेटर देन ए। अब मैं फिर से प्रोग्राम इवन और ऑड के लिए बनाता हूं, ठीक है। तो अगर इवन और ऑड के लिए अगर मैंने प्रोग्राम बनाया और इसको मैं मल्टीपल लाइन से समझूं, तो देखो क्या समझ में आएगा। यहां देखो मैंने इनपुट लिया, इससे तो इनपुट होगा, मैंने मान लो इनपुट लिया 2। अब बेटा मैंने कंडीशन चेक की, नम परसेंट 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देखो केवल एक ही लाइन है, नंबर इज इवन। ये वाला लाइन तो मैं पूरे प्रोग्राम का मान रहा है कंपाइलर, ये लाइन पूरे प्रोग्राम का मान रहा है क्योंकि इफ के साथ है, एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैंने 2 दिया तो बोलेगा नंबर इज इवन और बोलेगा हाई इवन नंबर, फिर इफ पे जाएगा, इफ तो सारे चेक होते हैं, इसको भी चेक करेगा। लेकिन 2% 2 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हुई, इसको प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये इसलिए प्रिंट हो रहा है कि ये पूरे प्रोग्राम का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, इफ का पार्ट नहीं है। दूसरे लाइन पे देखो, अगर मैंने यहां बोला प्रिंट और इस प्रिंट को मैंने इफ के साथ चालू कर दिया, तो अब एरर देगा क्योंकि आपने एक भी लाइन इसके ब्लॉक में रखा ही नहीं। एक लाइन कम से कम ब्लॉक में होना चाहिए, फिर आप प्रोग्राम का पार्ट दे सकते हो, मतलब कम से कम एक लाइन तो होना चाहिए। लेकिन आपने एक भी लाइन इसका ब्लॉक में नहीं दिया, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर दिया। इफ का कोई भी, इफ के कंडीशन पे ब्लॉक होना चाहिए ना, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, मिनिमम वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो लेकिन यहां देखो, यहां आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो कि इंडेंट के साथ हो या टैब के साथ हो, इसलिए इंडेंटेशन एरर है। अब देखो, अब मैंने बोला इफ नम परसेंट 2 इक्वल टू 0, अब प्रिंट ए भी इंडेंट के साथ है, ए भी इंडेंट के साथ है, तो अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों आउटपुट आएंगे, अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो ए दोनों आउटपुट आएंगे। तो मैंने अगर 3 दिया तो पहली कंडीशन फॉल्स, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये वाला आएगा नंबर इज ऑड, हाई ऑड नंबर, ठीक है। अब ये तो इंडेंटेशन का तरीका हुआ। दूसरा, एक ही लाइन में अगर आप सेमीकोलन से भी देते हो ना तो चल जाएगा। जैसे कि देखो, मैंने लिखा इफ नम परसेंट 2 इक्वल टू 0 और कोलन, और मैंने बोला प्रिंट नंबर इज इवन, फिर सेमीकोलन, प्रिंट हाई इवन नंबर। तो अगर ये ट्रू होता है तो ये दोनों प्रिंट होंगे, अगर ए फॉल्स होता है, मतलब ये ट्रू नहीं होगा, ये वाला ट्रू होगा, तो ये दोनों प्रिंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं तो दोनों के दोनों प्रिंट होंगे, ठीक है। तो इफ में तो सारे कंडीशन ट्रू होते हैं। तो अगर मान लो मैंने 4 दिया तो 4 वाले में कंडीशन ट्रू हुआ तो बोलेगा नंबर इज इवन, हाई इवन नंबर, ठीक है। तो ये तरीका भी है बेटा जिसमें आप सेमीकोलन से सेपरेट करके एक ही लाइन में प्रोग्राम लिख सकते हो। तो या तो इंडेंटेशन यूज करो या तो सेमीकोलन यूज करके एक ही लाइन में लिख दो। अब अगले प्रोग्राम की बात करते हैं। अगले प्रोग्राम में देखो, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर मल्टीपल इफ सही है तो रिजल्ट आपके मल्टीपल इफ के आएंगे, मल्टीपल इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास 10 इफ है और 10 के 10 ट्रू है, 10 के 10 प्रिंट होंगे।
10 में से 6 ट्रू हैं तो 10 में से 6 ट्रू वाले प्रिंट होंगे और बाकी प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन 10 के 10 चेक होते हैं। देखो कैसे चेक होते हैं, मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा इससे तो क्या होगा, एंटर नंबर, मैंने एंटर नंबर प्रिंट किया, मान लो इनपुट दिया 2, अब पहला कंडीशन चेक हुआ, 2% 2 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तो ट्रू हुआ तो क्या आउटपुट आएगा, नंबर इज इवन, हाई इवन नंबर, ये भी हुआ। अब देखना तुम, जो मैं कह रहा था वो लॉजिकली करेक्ट है, यहां पाइथन का इंटरप्रेटर पूरे को चेक कर रहा है, कैसे समझ में आएगा। दूसरे को चेक किया तो 2% 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये दोनों तो प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन बेटा तीसरा कंडीशन देखो, नम इक्वल टू 2, मतलब अगर 2 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, तो बोलेगा वेलकम टू, और देखो ये प्रिंट हुआ है। इसका मतलब इफ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हैं, अगर केवल इफ ही है, अगर केवल इफ के स्टेटमेंट्स ही हैं, तो या तो इंटरप्रेटर, जैसे कि पाइथन की बात करें तो इंटरप्रेटर, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस और जावा, तो उनके कंपाइलर जो होते हैं वो पूरे इफ स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं, और जिसके जिसके ट्रू आते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है नहीं है? समझ में आ रहा है? गुड। देखो प्रोग्राम में ना क्या है, प्रोग्राम हैवी बनाने से मतलब नहीं है, लॉजिक और कंसिक्वेंसेस समझ में आने जरूरी है। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो प्रोग्राम बन जाएंगे। आज के डेट में तो हमारे पास वैसे भी रिसोर्सेज की कोई कमी है नहीं, इंटरनेट पे ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है बेटा वो कहलाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम देखते थे बेटा, तो वैसे ही समझ लो, इफ होगा, इफ के स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, बट ऑब्वियसली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना पड़ेगा जब मल्टीपल लाइंस होंगे, यहां तो इंडेंट यूज करना पड़ेगा। दूसरा हो गया एल्स, और एल्स का लाइन हो गया। अब इफ और इफ एल्स में अंतर यह है बेटा कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा वो इसके पास जाएगा ही नहीं, एल्स को स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि एल्स बनाया ही गया है किसके लिए? फॉल्स कंडीशन के लिए। एल्स किसके लिए बनाया गया है? फॉल्स कंडीशन के लिए। मतलब अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो एल्स के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर इफ फेल हो गया तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्स में तो कोई कंडीशन होती नहीं है। तो इसका मतलब इफ के फेल होने पे एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, और इफ के ट्रू होने पे एल्स स्किप हो जाता है, या इंटरप्रेटर उसको ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता है। जबकि इफ के केस में क्या हो रहा था, मल्टीपल इफ होते तो सारे इफ को पाइथन का इंटरप्रेटर इवैल्यूएट करता था, और जितने भी इफ सही होते थे उसको प्रिंट करता था। यही अंतर है आपके इफ में और इफ एल्स में, ठीक है। तो यहां भी जो इवैल्यूएशन है इफ का, वो आपके टेस्ट एक्सप्रेशन पे होता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है या स्किप कर देता है जो पाइथन का इंटरप्रेटर है। लेकिन अगर इफ का ब्लॉक इवैल्यूएट होने के बाद फॉल्स आता है, टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स रिजल्ट देता है, तो ऑटोमेटिकली एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। इंडेंटेशन तो यूज करना ही है फॉर सेपरेटिंग द ब्लॉक्स और डिफरेंशिएटिंग द ब्लॉक्स, ठीक है। इंडेंटेशन तो पूरे अब आपके कहना चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग में कॉमन चलेंगे, जो आपके सेपरेशन में काम आएंगे, जैसे आप कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग यूज करते थे सी, सी प्लस प्लस, जावा और दूसरी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो देखो बेटा, यहां इफ का टेस्ट एक्सप्रेशन इंडेंट दिया है मैंने, और स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर एल्स का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4, ठीक है। यहां भी कोलन होगा, यहां भी कोलन होगा, ठीक है। अब बेटा सेम प्रोग्राम अगर हम बोलें इवन और ऑड का, तो देखो हमने बोला नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, मैंने बोला 5। अब मैंने यहां चेक कर लिया 5% 2, अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जीरो से अगर 0 से ऊपर अगर कोई भी वैल्यू आती है या 1 आता है तो बट ऑब्वियस है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपका ऑड नंबर है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मतलब 2 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो और रिमाइंडर अगर 0 आए तो इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है। तो मैंने यहाँ रिमाइंडर चेक कर लिया,
अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इफ में लगाया और यहां देखो इंडेंट यूज किया, तो दिस इज एन ऑड नंबर, एल्स दिस इज एन इवन नंबर। बड़ा सिंपल सा है। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि चेक करे कि कैपिटल है या स्मॉल लेटर्स है, तो आप याद ध्यान रखो, आपके पास अगर हम क्या कहते हैं पाइथन की बात करें, तो पाइथन में कैरेक्टर के लिए कोई हमारे पास अलग से डेटा टाइप नहीं है, कैरेक्टर के लिए अलग से डेटा टाइप नहीं है, आपको स्ट्रिंग ही लेना पड़ता है, ध्यान रखो, आपको स्ट्रिंग लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप जब स्ट्रिंग लेते हो, जैसे मैंने मान लो लिया आशुतोष, तो बट ऑब्वियस है एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, लेकिन इंडेक्सिंग इसकी भी कैसे होती है, 0 फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, नेगेटिव में -1 से चालू होता है। तो बेटा देखो, जो पहली पोजीशन है ना, वो आपका क्या है, फर्स्ट पोजीशन जो है वो आपका एक कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसका लेने का तरीका भी हम ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे, मुझे कैरेक्टर को चेक करना है, पहला जो कैरेक्टर है, मतलब आप कोई भी स्ट्रिंग लिखो, जो पहला कैरेक्टर है, या मैं एक ही कैरेक्टर लिखूं, तो जो पहला कैरेक्टर है उसको चेक करना है कि वो कैपिटल है या स्मॉल है। मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। अब तुम स्ट्रिंग इनपुट कर दोगे तो मना तो करेगा नहीं, लेकिन उसका पहला कैरेक्टर को देखेगा केवल। अगर मैंने 0th पोजीशन की बात की तो केवल पहले कैरेक्टर की बात करेगा। वही तरीका ही है मेरे पास, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग लेगा। अब स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, तो मैं 0th पोजीशन को जो लूंगा वो एक कैरेक्टर हो जाएगा, खत्म काम। ठीक है, तो मैंने बोला इनपुट एंटर अ कैरेक्टर। अब यहां देखो, ना तो आपको कोई फंक्शन यूज करने की जरूरत है, मतलब कि कन्वर्जन के लिए, ना तो ई वैल्यू यूज करने की जरूरत है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग ही चाहिए। अब मैंने यहां लिख दिया कैपिटल ASHU, ठीक है, ऐसा लिखा। अब देखो एस में चला गया ASHU। अब मैंने बोला एक वेरिएबल ये CH इक्वल टू S0, मुझे S0 से मतलब है केवल एक कैरेक्टर से, एस में 0th पोजीशन पे गया, तो यहां आ गया बेटा कैपिटल A। अब इफ कंडीशन लगाया, डबल कोट्स में लिखा A लेस देन इक्वल टू CH है और लेस देन इक्वल टू Z है। A से Z के बीच में अगर आता है तो आप एंटर कर दो कि ये कैपिटल लेटर है। अगर मैं स्मॉल दिया होता तो एल्स में जाता, यू एंटर है स्मॉल लेटर। तो यहां देखो मैंने लिखा एंटर कैरेक्टर CD, मतलब तो उसको केवल C से है, क्योंकि मैं कैरेक्टर को चेक कर रहा हूं, CH इक्वल टू S0, केवल एक कैरेक्टर मैंने पिक किया हुआ है, तो यू एंटर कैपिटल लेटर। मैंने बोला एंटर कैरेक्टर केवल C, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 0th पोजीशन वाली की बात कर रहा है, तो यू एंटर कैपिटल लेटर। अब अगला मैंने बोला यू एंटर कैरेक्टर मैंने B, तो यू एंटर्ड अ स्मॉल लेटर। तो आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग दे दो तो भी वो 0th पोजीशन की वैल्यू लेगा। तो इन सारे प्रोग्राम में आप देखो तो 0th पोजीशन की वैल्यू उठा के हम चेक कर सकते हैं कंडीशन लगा के कि वो किस रेंज में आ रहा है। A to Z के बीच में अगर होता है कैपिटल A टू कैपिटल Z, तो ऑटोमेटिकली इसका यूनिकोड कन्वर्जन से वो चेक हो जाएगा कि आपका जो कन्वर्जन है वो कैपिटल है, अदरवाइज एल्स में जाएगा और बोलेगा यू एंटर्ड अ स्मॉल लेटर। ठीक है, अब अगर आप ऐसा प्रोग्राम अगर आप देते हो बेटा, इस प्रोग्राम को अगर आप चलाते हो, एस इक्वल टू इनपुट एंटर कैरेक्टर, और आपने बोला CH इक्वल टू S0, अब आप अगर ऐसा न्यूमेरिक लिख के भेजोगे ना तो सिंटेक्स एरर आएगा, क्योंकि कैपिटल तो कन्वर्ट कर लेगा, न्यूमेरिकल को ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पास बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इस टाइप से आपको कैपिटल A कैपिटल Z लिखना पड़ेगा, तो न्यूमेरिक होने के चलते इसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, इसलिए टाइप एरर देगा। कैसे करेंगे हम देखते हैं। होता क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप तो होता नहीं है ना, हम तो यहां क्या कर रहे हैं, ऐसी टेक्निक लगा रहे हैं जिससे एक कैरेक्टर फैच हो जा रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर फैच हो जा रहा है, लेकिन कोई कैरेक्टर डेटा टाइप होता नहीं है पाइथन में। अगर कैरेक्टर डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता है तो जो हमारा इनपुट कैपिटल ए है, हम यहाँ इनपुट तो कैपिटल ए देंगे ना, यहां मान लो मैंने कैपिटल ए इनपुट किया, सपोज दैट, तो CH क्या हो गया कैपिटल ए। अब वो कैपिटल ए यूनिकोड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट तो होगा नहीं। और पिछली प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे समझो, पिछले प्रोग्राम में तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल Z, ये पूरा पूरा हम लिख ही रहे हैं, मतलब कैपिटल ए को हम कैपिटल ए के टर्म में ही ले रहे हैं, मैच भी हम कैपिटल ए के टर्म में कर रहे हैं। यहां तो हम ऐसा कर नहीं रहे, इसीलिए जो कैपिटल ए होगा वो यूनिकोड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा, या आस्काई वैल्यू में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग जैसा ट्रीट होगा। कैरेक्टर तो कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है, कैरेक्टर डेटा टाइप तो होता ही नहीं है पाइथन में। ठीक है, तो यहां कंपैरिजन फेल हो जाएगा, बिकॉज ये पहली वैल्यू स्ट्रिंग है
और आप कंपेयर किससे करने की कोशिश कर रहे हो, इंटीजर से। तो स्ट्रिंग और इंटीजर जो है वो आपके कन्वर्टेबल वैल्यूज नहीं होंगे। तो क्या करो, अगर आप चाहते हो कि कन्वर्ट हो जाए तो ए को क्या करो, उसके यूनिकोड वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, तो ये कोड चलने लगेगा। उसके लिए आप याद करो ओडीआर फंक्शन हमने पढ़ा था कि अगर किसी कैरेक्टर का अगर आस्काई कोड चाहिए या यूनिकोड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओडीआर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, सॉरी ओआरडी, सॉरी दैट इज ओआरडी फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैंने बोला एस इक्वल टू इनपुट एंटर अ कैरेक्टर, अब ये एंटर अ कैरेक्टर दे दो या स्ट्रिंग दे दो, जैसे मैंने लिखा ए बी सी, वो तो पहली वैल्यू उठा लिया उसने, ठीक है, उस स्ट्रिंग का पहला वैल्यू उठा लिया, इसके बाद ए आ गया। अब अगर जो ए है तो ए कहां पुट हुआ यहां। अब जब मैं बोलूंगा ओ आर डी और सी एच मतलब ए, ऐसा इक्विवेलेंट होगा ना, ओ आर डी और सी एच का मतलब ए सी एच का मतलब स्मॉल ए का ओ आर डी क्या दे देगा 97, स्मॉल ए का ओ आर डी क्या देगा 97। ठीक है, क्योंकि ये आस्काई वैल्यू देता है या यूनिकोड वैल्यू देता है। तो ओआरडी फंक्शन में अगर अब हमने ओआरडी फंक्शन यूज कर लिया तो वैल्यू आ गई 97, जो कि 65 और 90 के बीच की नहीं है, जो कि 65 और 90 के बीच में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये फेल हुआ, तो एल्स प्रिंट होगा यू एंटर अ स्मॉल लेटर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बड़ा ही सिंपल है बेटा, क्लियर और नो? क्लियर। गुड। अब बेटा जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ एल्स इफ एल्स होता है, वैसे ही यहां इफ एलिफ एल्स होता है। ठीक है, शॉर्ट ऑफ एल्स इफ मल्टीपल एक्सप्रेशन हो सकते हैं इसमें। जैसे अगर हम बात करें तो इफ और आपने बोला एलिफ और बोला आपने एल्स, तो बट ऑब्वियस है, अब कंपाइलर जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो कैसे चेक करेगा, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग को चेक नहीं करेगा, रिमेनिंग को चेक नहीं करेगा, बाकी ट्रू कंडीशन के लिए है। यहां भी कंडीशन होता है, एलिफ में कंडीशन होता है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है। लेकिन अगर इफ ट्रू हुआ तो नीचे नहीं जाएगा, पाइथन का इंटरप्रेटर नीचे नहीं जाएगा। अगर इफ फॉल्स हुआ तो एलिफ पे जाएगा। अगर एलिफ ट्रू हो गया तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स पे नहीं जाएगा, ध्यान रखना, नहीं जाएगा। ठीक है, टाइम सेव होता है यहां, केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा बेटा। लेकिन अगर ये भी फेल हो गया तो ये दोनों फेल हो गए, दोनों फेल हो गए तो एल्स के पास तो कोई कंडीशन होता ही नहीं है, तो दोनों के फेल होने के केस में एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक इफ और एल्स के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, मतलब जितने भी एलिफ यूज करना चाहें कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल कंडीशंस। अगर इफ ट्रू तो नीचे नहीं जाएगा, अब ए फॉल्स हुआ तो इसको चेक करेगा, ए ट्रू तो फिर नीचे नहीं जाएगा, ए फॉल्स तो फिर इसको चेक करेगा, ए ट्रू तो नीचे नहीं जाएगा, ए फॉल्स तो फिर इसको चेक करेगा। अगर ये सारे एल्स इफ और इफ फॉल्स हो गए उस कंडीशन में एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी फंडा जो फंडामेंटल है या लॉजिक कंसिक्वेंसेस है वो सेम है। तो इसमें हम मल्टीपल एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं और इसमें एक एक सब्सिक्वेंट कंडीशन चेक होते जाते हैं। अगर ट्रू आ जाता है जहां पास, उसके बाद को जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो चेक नहीं करता है, केवल फॉल्स होने की कंडीशन में ही नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक होते हैं। ठीक है, अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, और इफ और एल्स के बीच में नंबर ऑफ एल्स इफ हो सकते हैं, नंबर ऑफ जितनी भी वैरायटीज, जितने भी नंबर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, सिंपल सिंटेक्स हम बात करें तो मैंने लिया इफ एक्सप्रेशन, इंडेंट है स्टेटमेंट 1, फिर इंडेंट है स्टेटमेंट 2, फिर एल्स इफ की बात करें एक्सप्रेशन, इंडेंट है स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एल्स, फिर इंडेंट है स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये दो स्टेटमेंट तो इस इफ के हैं, ये दो स्टेटमेंट एल्स इफ के हैं या एलिफ के हैं, और ये दो स्टेटमेंट एल्स के हैं। अगर ये ट्रू तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, बाकी पाइथन का इंटरप्रेटर नीचे वालों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट सॉरी गलत टर्म बोला मैंने, नीचे वाले को इवैल्यूएट नहीं करेगा। अगर आपका इफ फेल हुआ तो एलिफ पे जाएगा, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर एल्स स्किप हो जाएगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू? तो अगर आपको चेक करना है कि नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो मैंने बोला नंबर इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर अ नंबर।
मैंने बोला eval इनपुट एंटर नंबर। अब मैंने बोला इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अब eval लगा दिया मैंने, अब कोई भी वैल्यू दे दो, इंटीजर दे दो, फ्लोट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, eval अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेगा, अदरवाइज मुझे इंट फ्लोट का वेरिएशन करना पड़ता। अब बेटा मैंने मान लो 0 दिया, तो 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, कंडीशन फॉल्स, इसको चेक करेगा। 0 इक्वल टू 0 होता है तो प्रिंट करेगा 0, एल्स को स्किप कर देगा, एल्स को स्किप कर देगा, या एल्स को इवेल्युएट करना तो वैसे भी नहीं है, एल्स के पास कंडीशन नहीं होता है, तो एल्स को एग्जीक्यूट करने की बात ही नहीं है। अब बेटा यहां बोले चेक फॉर कैपिटल, स्मॉल लेटर और डिजिट। अब मैं यहाँ क्या, 3 कंडीशन है, कैपिटल चेक करना है, स्मॉल लेटर चेक करना है, या डिजिट चेक करना है। तो मैंने बोला एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, मुझे तो वैल्यू 0 वाली चाहिए, लेकिन मान लो मैंने 9 एंटर कर दिया, तो ये मना तो करेगा नहीं ना, 9 को एज ए स्ट्रिंग लेगा, ले लेने दो। अब मैं चेक करूंगा 9 इनके बीच में आता है क्या, ए टू जेड में नहीं आता, इसके बीच में आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 0 से 9 के बीच में आता है क्या, आता है, तो यू एंटर अ डिजिट। अगर कोई सिंबल दे दिया तो बोलेगा यू एंटर्ड सम सिंबल, बिकॉज ना तो सिंबल इनके में मैच करेगा, ना इसमें मैच करेगा, ना ही इसमें मैच करेगा। ठीक है। अब तुम ये पूछ सकते हो कि अगर मान लो मैंने 172 दिया तो क्या होगा, तो 1 तो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो बच्चे। ठीक है सर। ओके, अब बात करते हैं हम नेस्टिंग की। नेस्टिंग का मतलब बेटा इफ के अंदर इफ लगा दो, इफ एल्स है तो इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगा दो, या उसके अंदर भी इफ लगा दो, तो नेस्टिंग कर, उसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट को रखना, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास ऐसे केसेस हो सकते हैं जब हम इफ के अंदर नेस्टिंग करना चाहते हो, या इफ एलिफ एल्स के अंदर नेस्टिंग करना चाहते हो। तो सिंपल, जब हम स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्टेटमेंट रखते हैं, या एक्सप्रेशन टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड अनदर टेस्ट एक्सप्रेशन रखते हैं, उन कंडीशंस को या वैसे ब्लॉक को हम नेस्टेड ब्लॉक बोलते हैं, और ऐसी प्रोग्रामिंग को हम नेस्टिंग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। नेस्टिंग कितने भी स्टेटमेंट के साथ हो सकती है, कितने भी कंडीशन के साथ हो सकती है, बस ध्यान रखना, इंडेंटेशन का ध्यान रखना। जब आप नेस्टिंग करो तो नेस्टिंग में भी वहां टैब कैरेक्टर का ध्यान रखो, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे टैब के साथ। तो अगर सिंटेक्स की बात करो तो आपको सिंटेक्स मैंने उसी टाइप का दिखाया। अगर आप देखो तो यहां है इफ एक्सप्रेशन, इफ के अंदर नेस्टिंग अगर मैंने इफ की तो देखो एक टैब यूज किया हुआ है, ये बताने के लिए कि ये जो इफ है ये आपका सबसे सुपर वाला है, आउटर ब्लॉक है, ये आउटर ब्लॉक हुआ, इस आउटर का ये इनर ब्लॉक है। ठीक है, इस आउटर का इनर ब्लॉक हुआ, इस इनर ब्लॉक का ये स्टेटमेंट है, तो इसको मैंने देखो एक टैब के साथ चालू किया, नहीं तो इसका पार्ट होता ना, ये फिर गड़बड़ हो जाता, इसका पार्ट होता। अब इस इफ का ए वाला हुआ ब्लॉक, लेकिन ये आउटर है और ये इनर है, इस इनर में जाओगे तो यहाँ स्टेटमेंट भी टैब से होंगे, जिससे समझ जाएगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट इस इफ के पार्ट है, इस इनर वाले के पार्ट है। ठीक है, एल्स नॉर्मल, अगर एल्स बात करें तो इस इफ का एल्स है, देखो ये समझ में आ रहा है मुझे, इस इफ का एल्स है क्योंकि दोनों के इंडेंटेशन बराबर पे हैं, और इस एल्स के स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब इफ का पार्ट देखो ये वाला है, क्योंकि इसमें एक इंडेंटेड यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका पार्ट है स्टेटमेंट 2, इसको और पहले कर देता तो पूरे प्रोग्राम का पार्ट आ जाता। ये ध्यान रखना, इंडेंटेशन का आप ध्यान रखोगे बस, बाकी तो सिंपल लॉजिक जो है सेम सी प्लस प्लस और जावा जैसे हैं। जैसे कि देखो बेटा, मैंने बोला एंटर नंबर, और मुझे फ्लोट में नंबर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने अगर देखो तो मैंने यहाँ 3 दिया, तो 3.0 हो जाएगा, नंबर में क्या आएगा 3.0, और जो भी उसके क्या कहते हैं डेसिमल के बाद वैल्यूज होंगे आपका वो आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखो आपने बोला इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर नंबर 0 से बड़ा है, तो मैंने नेस्टिंग की, तो नेस्टिंग की तो देखो यहाँ टैब लगा हुआ है, इफ नम इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या बराबर देख रहा हूं ना मैं, तो 0 से बराबर तो नहीं है, तो नम अगर 0 के बराबर है तो क्या कर देगा प्रिंट 0। इस इफ का एल्स है, तो देखो इसकी इंडेंटिंग दोनों की सेम है, इसमें लिख दिया मैंने प्रिंट पॉजिटिव नंबर, अगर 0 नहीं है तो पॉजिटिव नंबर आएगा। अब ये बड़े वाले इफ का आउटर इफ का ये आउटर एल्स, इस आउटर इफ का आउटर एल्स कैसे समझ में आ रहा है, इंडेंटेशन से, स्पेसेस से या टैब से, प्रिंट नेगेटिव नंबर, ये इसकी वैल्यू है। वो देखो वो इनके अलाइनमेंट में होगी, ये पूरे के पूरे अलाइनमेंट सेम है। तो अगर मैंने 3 दिया तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अंदर जाएगा और इनर लूप में, ये आपका इनर लूप है, इस इनर
ए सॉरी यहां तक है इनर लूप, ये आपका इनर लूप है। इसमें देखिएगा नंबर जो 3 है वो 0 के बराबर तो नहीं है, नहीं है तो एल्स प्रिंट करेगा कि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव आ गया। अब बेटा अगर मैंने 0 दिया होता तो यहां जाता 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, है, तो 0 इक्वल टू 0 हुआ तो आउटपुट क्या आ जाता 0, एल्स पे नहीं जाता। अगर माइनस में देता तो ऑटोमेटिकली एल्स प्रिंट होता और बोलता निगेटिव नंबर। अब अगर मुझे ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर निकालना है तो मैं ऐसा भी तरीका यूज कर सकता हूं, मैंने स्प्लिट फंक्शन पढ़ा हुआ है। स्प्लिट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक साथ इनपुट ले लूंगा a कॉमा बी कॉमा सी और डॉट स्प्लिट लगा दिया, मैंने बोला एंटर 3 इंटीजर, इनपुट दिया। अब मैंने यहां स्प्लिट लिया और मान लो मैंने दिया 2 10 और 5। अब मैं डायरेक्टली यहां इंटीजर इनपुट फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो ये 2 10 और 5 को जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो स्ट्रिंग समझेगा। ए में आ गया 2, ए में आ गया 2, बी में आ गया 10 और सी में आ गया 5, लेकिन इसमें कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते अभी आप, क्योंकि इनको स्ट्रिंग समझेगा। तो आप क्या कर रहे हो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब डायरेक्टली आप चाहो तो यहां भी फंक्शन लगा सकते हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंटीजर लगा दो तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी हो जाएंगे। तो इंट फंक्शन ए अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, 2 आ गया, बी 10 आ गया इंटीजर वाला और सी 5 आ गया इंटीजर वाला। अब यहां कंपैरिजन हो सकते हैं। अब मैंने चेक किया कि 2 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, 2 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज फॉल्स, नीचे जाएगा, एल्स में ऑटोमेटिकली चला गया, इसके अंदर अब जाएगा ही नहीं। जब आउटर लूप ही फेल हो गया, ये आउटर है और ये इनर है, ठीक है, तो इनर में जाने का तो सवाल ही नहीं होता, आउटर लूप ही फेल हो गया। अब इस आउटर लूप के एल्स में जाएगा। अब चेक करेगा कि 10 5 से बड़ा है क्या, 10 5 से बड़ा है क्या, है, तो यहां लिखा हुआ आएगा, ये 0th पोजीशन पे आ जाएगा बी की वैल्यू, 10 इज ग्रेटेस्ट, फॉर्मेट फंक्शन के यूज से, तो 10 इज ग्रेटेस्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या पाइथन में भी, या शॉर्ट हैंड नोटेशन कहते हैं, जिसमें हम एक लाइन में काम लिख देते हैं, एक लाइन में पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। कैसे बेटा, जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2, अगर a ग्रेटर देन b है तो कोलन लगा के सामने लिख दिया b प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। मल्टीपल स्टेटमेंट होते तो याद करो सेमीकोलन लिखते थे, मल्टीपल स्टेटमेंट तो सेमीकोलन, एक ही था तो प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, तो 5 इज ग्रेटर देन 2 तो लिखा हुआ आएगा a इज ग्रेटर देन b। फिर अगर लिखा हुआ है a इक्वल टू 12 b इक्वल टू 33, प्रिंट a इफ प्रिंट a, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, प्रिंट a इफ a ग्रेटर देन b एल्स प्रिंट b। देखो एक ही लाइन में लिख दिया मैंने, प्रिंट a इफ a ग्रेटर देन b, तो 12 ग्रेटर देन 33 तो है नहीं, एल्स क्या कर दो, b को प्रिंट कर दो, मतलब b आ जाएगा तो 33 ग्रेटर है। अब जो इफ स्टेटमेंट है एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके पास कोई स्टेटमेंट हो ही ना, ऐसा हो सकता है, उस केस में हम पास स्टेटमेंट यूज करते हैं जिससे कि एरर ना आए। समझना मेरी बात को, जैसे कि मैं एक प्रोग्राम पहले बताता हूं आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला इसमें सेम प्रोग्राम को मैं लेता हूं, इस सेम प्रोग्राम को मैंने लिख दिया इक्वल टू 2 इफ ए ग्रेटर देन 1 और सिर्फ एंटर, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि अगर आपने कंडीशन दिया हुआ है तो कोई स्टेटमेंट तो होनी चाहिए, उस कंडीशन के बेस पे स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन मान लो हमें लगता है कि नहीं इसका कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास एक वर्ड है दैट इज पास, एक एलिमेंट है पास। अब मैं सिर्फ एंटर करूंगा तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली इंटरप्रिटेट हो जाएगा। और पास का मतलब होता है सिंपल उसको पास कर देना कि हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, इस करंट टाइम पे इसको कोई वैल्यू नहीं है, या ऐसे सिचुएशन है कि इसमें हम वैल्यू पास नहीं कर देते हैं, बस सिंपल एरर से बचने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पास स्टेटमेंट, जिसका सिंपल मतलब ये है कि आप बताना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सॉरी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का या टेस्ट कंडीशन के बेस पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, उस केस में आप क्या कर देते हो, पास लिख देते हो। तो पास लिख देने से क्या हो जाता है, एरर नहीं आता है। तो देखो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में तो क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 20। अब आपने बोला इफ b ग्रेटर देन a, इफ b ग्रेटर देन a, तो आपने क्या बोला 20 इज ग्रेटर देन 15
ठीक है, कंडीशन ट्रू, लेकिन आप कोई प्रिंट नहीं करना चाहते, कुछ भी चीज प्रिंट नहीं करना चाहते, तो सिंपल आपने लिख दिया पास। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो पाइथन एरर जनरेट करेगा। उसका कहना है कि अगर आपने टेस्ट कंडीशन दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको स्टेटमेंट देना चाहिए, देना ही है, स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा, या पास यूज करो। और आप यहां देखो, मैंने यहां पर जो पैरेंथेसिस है वो यूज नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब मैंने जैसे बोला ए इक्वल टू 10, इफ ए का मतलब अगर आपने कोई भी कंडीशन नहीं दी है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ ट्रू, इफ ए मतलब इफ ट्रू, तो जो भी आप प्रिंट करोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो 10। इफ ट्रू तो प्रिंट है, तो देखो इसका पार्ट है, तो यहां क्या आ रहा है, इफ ए, तो अगर कंडीशन नहीं होता तो आप याद करो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इफ ट्रू, उसको क्या मानेगा, ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा 10। ए इक्वल टू 0.1, इफ ए मींस ट्रू, तो प्रिंट ए से क्या आ जाएगा 0.1। ए इक्वल टू नन, ए इक्वल टू नन दे दिया, नन मतलब इफ ए, इफ नन, नन मतलब फॉल्स, तो अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि फॉल्स हुआ। अब फॉल्स होने की कंडीशन में इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहां आपने सिंगल कोट्स दे दिया, सिंगल कोट्स में आपने कोई वैल्यू नहीं दी, स्पेस भी नहीं दिया, तो क्या मानता है पाइथन का इंटरप्रेटर, इसको ही फॉल्स मानता है या जीरो मानता है, तो इफ फॉल्स तो प्रिंट नहीं करेगा, मतलब ये इसका ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं आएगा।